नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डालेंगे। हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आज के सत्र के लिए रणनीति, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और कमोडिटी मार्केट में कमाई वाले कॉल भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों के संकेत की ओर नजर डालते हैं और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो हल्की सी कमजोरी के संकेत यहां पर निकल कर आ रहे हैं। करीब 23,000 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ करीब 15 से 20 अंकों की कमजोरी यहां पर दिखी है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो याद रखें, कल प्रेसिडेंट डे के मौके पर अमेरिकी बाजार बंद थे, लेकिन अमेरिकी फ्यूचर्स में आज सुबह हल्की सी मजबूती निकल कर आई है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स की बात करें तो करीब 0.2% की बढ़त दिखी है। नैस्डैक 100 फ्यूचर्स और S&P 500 फ्यूचर्स भी बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फिर एक बार कुछ कमेंट्री निकल कर आई है, जहां उन्होंने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जाएंगे ग्लोबली सभी देशों पर, यानी जितना टैरिफ अमेरिका पर लगाया जाता है उतना ही टैरिफ अमेरिका भी लगाएगा बाकी सब कंपनियों के प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज पर। तो फिर एक बार उन्होंने अपना स्टांस रीइटरेट किया है, जिसके चलते ग्लोबल बाजारों में एक्शन दिखा। लेकिन अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजार तो कल बंद थे, लेकिन यूरोपियन बाजार हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए और पिछले कुछ दिनों से कमोडिटी मार्केट में भी काफी एक्शन दिखा है। अशेषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल बाजारों से आज भी हम कहेंगे कि कोई खास संकेत नहीं है। कल प्रेसिडेंट डे के मौके पर अमेरिकी बाजार बंद थे, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, ये कमेंट्स आते रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं। पहला टर्म हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप का, किस तरह से लगातार वो फैसले लेते रहते थे, ट्वीट करते रहते थे। तो इस तरह की चीज़ें, बयानबाजियाँ उनकी तरफ से होती रहेंगी। देखते हैं कि आगे बाजार थोड़ी सी आगे ना मैच्योरिटी भी दिखाएंगे अपने रिएक्शंस में आगे चल के। लेकिन आज की हम बात करें तो डाउ फ्यूचर्स में, नैस्डैक फ्यूचर्स में या फिर S&P फ्यूचर्स में 0.25% के आसपास की बढ़त है। बाजारों की जो नज़र है वो इस हफ्ते FOMC के मिनट्स पर रहेगी। दरअसल निवेशक ये जानना चाहते हैं कि US फेड दरों को कब तक होल्ड रखता है, कब तक उसमें कोई चेंज नहीं करता है। CME ग्रुप के मुताबिक इस साल दरों में 0.25% कटौती की जो उम्मीद है वो 1 से 2 बार हो सकती है। उतनी साल के अंत तक ये उम्मीद करके चल सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर हैं। लेकिन अगर हम एशिया की बात करें, आज आप एशिया में देखेंगे हैंगसेंग में करीब 200 अंकों के आसपास की बढ़त है। चीन के बाजार जो हैं वो सपाट कारोबार कर रहे हैं। निक्केई में करीब करीब 200 अंकों के आसपास की तेज़ी है, जो कि जापान का बाजार है। तो एशिया से भी क्यूज़ मिक्स्ड ही हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई है वो ये कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वहाँ के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ एक बैठक की है और उन्होंने ये संकेत दिया है कि सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट करने के लिए आगे आएगी। तो एक ये क्रूशियल चीज़ वहाँ से होती है। देखते हैं, देखिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए चीन के सरकार ने या फिर चीन के सेंट्रल बैंक्स ने पिछले 4-5 महीने में कई फैसले किए हैं, लेकिन उसके मन माफिक जो नतीजे मिलने चाहिए वो इकोनॉमी को मिले नहीं हैं। तो ये शी जिनपिंग के मन में भी ज़रूर चीज़ होगी। बाकी अब अन्य संकेतों की अगर बात करें, कमोडिटीज़ की बात करें तो सोना एक रेंज में है। कल भी हम $2,900 के भाव देख रहे थे। आज भी हम देख रहे हैं कि $2,900 के आसपास ही है सोने का भाव कॉमेक्स पर। क्रूड की बात करें, क्रूड सॉफ्ट धीरे धीरे करके हो रहा है। कच्चे तेल में लगातार 4 दिनों की हल्की हल्की सी गिरावट आ चुकी है, लेकिन जो भाव है वो है $75 के आसपास के। दरअसल ये जो खबरें चल रही हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक्स हो जाएंगे, उसके चलते हम देख रहे हैं कि क्रूड के प्राइसेस में सॉफ्टनेस थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। अपने लिए ये ठीक चीज़ निश्चित तौर पर है। लेकिन आखिर में सारी बातें जब हम कर लेते हैं तो फिर नजरें इस पर आकर टिक जाती है कि एक जो विदेशी संकेत और मैं उनको ग्लोबल संकेत ही मान के देख लेता हूं, वह है FIs का, क्योंकि विदेशी निवेशक हैं तो संकेत तो उनकी तरफ से आने हैं। वो कब भारतीय बाजार में खरीदारी करेंगे? देखिए, कल इंडियन इक्विटीज़ में 8 दिनों की जो गिरावट थी उस पर ब्रेक लगी। हल्की खरीदारी हमने देखी, लोअर लेवल से बहुत ही तगड़ी रिकवरी हमने कल के सत्र में देखी। लेकिन चिंता यही कि FIs लगातार बेच रहे हैं। आप देखिए, कल भी करीब 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हुई है। तो एकमात्र चिंता ये है, ग्लोबल बाजारों से ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है।
हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही हैं। डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर आपको हरे निशान में दिख रहे हैं, आपको हैंग सेंग और निकेई भी आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। क्रूड सॉफ्ट है, लेकिन एफआईज की चिंता बाजार पर हो सकता है कि फिर से थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब करे। मुझे उम्मीद थी कि कल की जो लोअर लेवल से रिकवरी आई, क्या उसमें एफआईज का पार्टिसिपेशन होगा? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एफआईज ने कल भी नेट नेट सेलिंग की है कैश में, तो चिंता ये बाजार के लिए एक हैंगओवर ये बना रहेगा निश्चित तौर पर। बिल्कुल, और एफआईआईज ने फिर एक बार कल भारतीय बाजारों में बिकवाली की, जैसे अभिषेक हमें बता रहे थे। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। याद रखें, 9वें दिन लगातार कल भारतीय बाजारों में बिकवाली दिखी, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 4,800 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 590 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 1760 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 2,500 करोड़ की खरीदारी दिखी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 500 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। लेकिन याद रखें, कल के सत्र में अच्छी खासी रिकवरी दिन के निचले स्तर से दिखी थी, और उसके बाद आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। 23,000 के आसपास बंद होता हुआ निफ्टी नजर आया था कल, आज कौन से लेवल्स पर नजर रखें? आशीष, गुड मॉर्निंग। कल देखिए, काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि कल का पुल बैक आया था, लेकिन कल के पुल बैक में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग इंक्लूड थी, क्योंकि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हल्के हल्के शॉर्ट्स कवर हुए लास्ट में। वो भी उस जगह पर जाके कवर हुए जो कि जिसको हम पैनिक बॉटम्स बोलते हैं, जैसे कि 22,800 का था लेवल, और 49,000 के जस्ट नीचे आके बैंक निफ्टी के लेवल्स बनते हैं। तो वहीं पे आके आके पैनिक बटन फिर से दबा और हल्की हल्की माइल्ड शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर हुई है। कल डैमेज कंट्रोल हुआ है, ना कि ग्रोथ हुई है। तो लेवल्स के हिसाब से कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, भले कल हरे निशान पे बंद हुए हो। तो देयर इज नो चेंज ऑफ अ लेवल, नो चेंज इन अ स्टांस, नो चेंज इन मूड एंड होल ऑफ द मार्केट। उसमें तो किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ अभी। हाँ, एक थोड़ा सा मैं पॉइंट ये बोल सकता हूँ कि मार्केट ये अटेम्प्ट कर रहा है कि भाई इसके नीचे मैं नहीं जाऊं। आप इसके नीचे की कैलकुलेशंस मत करो। वो कैलकुलेशंस कौन सी है? 22,800 के नीचे की और 49,000 के बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो ये मार्केट का बहुत अच्छा सिग्नल है, काइंड ऑफ अ सिग्नल है। दूसरी तीसरी बार मार्केट ने दिया है कि भाई इसके नीचे मैं ना जाऊंगा और ना मैं भी टिकूंगा। हाँ, ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी अभी भी काफी हाई है कि इन लेवल्स को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, बट स्टिल मार्केट का जो एक फाइटिंग स्पिरिट जिसको हम कह सकते हैं ना, वो काफी अच्छी, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और मेरे को लग रहा है कि ये एक इम्पोर्टेंट पड़ाव के तौर पर, हमेशा कन्वर्जन के तौर पर माना भी जाएगा। अब आ जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जहाँ पर यही पैनिक लोज है वही आपके स्टॉप लॉसेस होंगे, क्योंकि आप कल 23,000 स्पॉट में थोड़ा बच गए, फ्यूचर स्पॉट ऊपर आ गया था, और थोड़ा प्रीमियम्स भी कल बढ़े हैं, हल्के हल्के प्रीमियम्स डबल हुए हैं एक्चुअली, मैं बोलूंगा। तो कन्विक्शन तो कल आया है मार्केट के अंदर वापस हल्का सा, बट एफआईज की होल्डिंग में कोई चेंजेस ना होना फिर से ये पॉइंट दर्शाता है कि वो कन्विक्शन किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि बिना एफआईज के आपके कन्विक्शन की कोई मतलब नहीं है। तो दूसरा, आपको अभी भी अपने 3 स्टांस को चेंज नहीं करना। फर्स्ट स्टांस, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। बहुत जल्दी से मार्केट में उतरना नहीं है और बहुत जल्दी से मार्केट से बाहर नहीं जाना है, तो ये पॉइंट रखना है। दूसरा, एकोमुलेशन का स्टांस रखिए। जब भी डिप मिले टिल 22,800 टिल 49,000 तक, छोटे मोटे जब भी आपको डिप मिले, हल्की हल्की पोजीशंस को प्लस कर लीजिएगा। और जिन्होंने कल किया है उनको कल में रिवॉर्ड मिला है। कल जिन्होंने 22,800 के आसपास और करीब 49,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी प्लस किया तो उनको कल में रिवॉर्ड मिल गया। तो ये चीज आपको भी अपना करना है, एकोमुलेशन का स्टांस को ध्यान में रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात की लेवल्स के हिसाब से 22,800 आपका सपोर्ट एरिया है, 23,200 से आपका रेजिस्टेंस शुरू है, 23,350 का रेजिस्टेंस है, 450 का रेजिस्टेंस है। ये कुछ एक रेजिस्टेंस के लेवल्स है। ट्रिगर मार्केट में भी कुछ है नहीं। 2 शेयर F&O बैन में है, एक तो मनापुरम वापस आ गया बैन में, और दीपक नाइट्रेट तो ऑलरेडी बैन में था ही था। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार थोड़ा सा ओवर सोल्ड है अभी भी, तो पुल बैक के चांसेस हमेशा बनेंगे। आपको अपने लेवल्स में ना ही एवरेज करनी है, ना ही कोई खरीदारी करनी है। हाँ, डिप मिल जाए किसी तरह का तब आप खरीदारी कीजिएगा, अदरवाइज सामने खड़े होकर मार्केट के अंदर कोई खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो है पहले उसी को संभालो, नया लेने की कोई खास जरूरत अभी है नहीं। तो और इसके अलावा कुछ मेजर चेंजेस डाटा में है नहीं, बिल्कुल सपाट कल मार्केट रहा। हल्की सी शॉर्ट कवरिंग आई है आज के सेशन में, मेरे को कोई बहुत बड़ा एग्रेशन दिखता नहीं है, एक रेंज में मार्केट रहने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं।
ठीक है, तो रेंज में बाजार रहने की उम्मीद। आज के सत्र में दो स्टॉक्स एफ&ओ बैन में रहेंगे, जैसे अभी डिम्पी ने बताया। मन्नपुरम फाइनेंस को फिर एक बार ऐड किया गया है और दीपक नाइट्राइट जिसे कल ऐड किया गया था वो आज भी एफ&ओ बैन में रहेगा। डिम्पी, शुक्रिया हमारे साथ पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट देवांग शाह भी जुड़ चुके हैं। देवांग, शुक्रिया और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं आपकी रणनीति आज क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। अब बात करें निफ्टी की तो डेफिनेटली निफ्टी एक सपोर्ट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पे है और हमने देखा काफी बार यही लेवल्स से सपोर्ट भी है। 22,750 22,700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। जहां तक बात करें रेजिस्टेंस के फर्स्ट रेजिस्टेंस है 23,150। इफ इट्स ब्रेक तो 23,200 तक के भी लेवल 23,250 तक के भी लेवल देखने मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि ओवर पोजीशन ना ले, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से यहाँ पे ट्रेड करें मार्केट में। तो यहाँ बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। और बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है कंपेयर करें निफ्टी से तो बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा बेटर लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। जहां तक बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें 48,700 सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए एंड 49,800 रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में भी रखनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे डेली चार्ट पे स्टॉक एक अच्छा एक पैटर्न बनाए और हाई टॉप हाई स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बजाज फिनसर्व यहाँ से खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 1847, टारगेट है 1929। 1847 के स्टॉप लॉस के साथ 1929 के टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व पर खरीदारी की राय देवांग ने दी है। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं शरद के पास जो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल एक कंपनी के नतीजे बाकी थे कल आना, एबीबी इंडिया, और इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं ये भी हमें शरद बताएंगे। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। सबसे पहले जो है ऑफकोर्स देखेंगे एबीबी इंडिया पे जो है हमको नज़र रखनी होगी। यहाँ पे बात करें तो ये आखिरी वन ऑफ द अर्निंग्स रहने वाला है और याद रखिए इसकी जो अर्निंग्स है ना कैलेंडर ईयर 4 माने कि फोर्थ क्वार्टर 2024 का है। नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए हैं। तीनों ही सेगमेंट की बात करें आप, रेवेन्यू, पैट, एबिडा, मार्जिन, ये सब चीज़ देख लीजिए तो एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है और ये सबसे हाईएस्ट फोर्थ क्वार्टर रेवेन्यू पिछले 5 साल में देखने मिली है। और ओवरऑल ऑर्डर्स की भी बात करें तो बेस ऑर्डर्स 4% ऊपर है। थोड़ी सी ऑर्डर फ्लो में कमी ज़रूर आई क्योंकि एक वन टाइम लार्ज ऑर्डर आया था इनके बेस क्वार्टर में, बट नेट एक बहुत अच्छी आउटलुक जो है कंपनी ने भी दी है अपनी प्रेस रिलीज़ में। तो ओवरऑल एबीबी इंडिया के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए, आउटलुक अच्छा है और सारे सिलेंडर्स फायर कर रहे हैं। लेकिन थोड़े खबरों वाले शेयर्स पे भी नज़र डालते हैं। आज लार्जली लार्ज कैप पे जो है न्यूज़ फ्लो रहेगा। भारतीय एयरटेल की बात करें तो यहाँ पे सोर्सेज ईटी नाउ स्वदेश को बता रहे हैं कि जो प्रमोटर्स हैं लगभग 0.8% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका कुल वैल्यू 8,000 करोड़ रुपए का आता है। जो फ्लोर प्राइस है वो होगा 1659 रुपीज़ के आसपास, लगभग 1% डिस्काउंट पे। नेट न्यूट्रल इम्पैक्ट एक्सपेक्टेशन है बाजार का। वही टाइटन की बात करें तो यहाँ पे जो है बातचीत चल रही है। ईटी की रिपोर्ट आई कि कतार बेस्ड मनाई कॉप से बात करेगी, एक सिग्निफिकेंट स्टेक दामास ज्वेलरी में ले सकते हैं। एक ये बड़ी प्रोमिनेंट रिटेलर है ज्वेलरी का वेस्टर्न एशिया में, और जो डिस्कशंस हो रही है वैल्यूएशन की वो लगभग 4,500 करोड़ रुपए की हो रही है। एनटीपीसी पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे एजेंसी से खबर आ रही है कि लगभग $62 बिलियन, $62 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट होगा 30 गीगावाट के न्यूक्लियर पावर में। और हाल ही में मैं बता दूं कि न्यूक्लियर पावर सेगमेंट में जो है प्राइवेट प्लेयर्स को भी जो है अनाउंस किया गया था इसी बजट में कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खासकर कि जो एनालिस्ट से मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर्स हैं वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स अपनी इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। और ऑफ कोर्स एनटीपीसी पब्लिक प्लेयर है तो यहाँ पे न्यूक्लियर सेगमेंट पे जो है ज़्यादा एक्शन देखने मिल रहा है। लेकिन वेदांता पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे क्रेडिटर्स की आज अहम बोर्ड मीट है जहाँ पे वो वोट करने वाले हैं उनके भारत के बिजनेस की डीमर्जर प्लान को लेके। लेकिन इस डीमर्जर का क्या पूरा तात्पर्य मैं आपको जो है 10 सेकंड में बताता हूँ। ये डीमर्जर जो था अप्रूव किया गया था वेदांता के बोर्ड में सितंबर 29, 2023 में, यानी कि लगभग 1.5 साल पहले। यहाँ पे 5 सेपरेट लिस्टेड कंपनी रहेगी, एल्यूमिनियम ऑयल गैस का, एक पावर का, एक स्टील एंड फेरस मटेरियल का, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है वो रहेगा। और अगर आप एक शेयर वेदांता का होल्ड करते हैं तो शेयर होल्डर्स को एडिशनली एक न्यूली लिस्टेड कंपनी के एक शेयर मिलेंगे, यानी कि शेयर होल्डिंग जो है मिरर होगी। डीमर्जर की एनओसी जो होती है जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक्सचेंजेस से ऑलरेडी मिल चुकी है। तो आज इंपॉर्टेंट डे रहेगा वेदांता पे, इस पर ज़रूर नज़र रखिएगा। आखिर में जोमेटो के बारे में बात करूंगा जहाँ पे इन्होंने नगेट करके एक एआई ऐप निकाला है जो एक नो कोड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म है।
तो ये कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है और हर बार जो है कुछ नया नया जो है वो कंपनी जो लाते रहती है, इंट्रोड्यूस करते रहती है। डेवलपिंग स्टोरी है, इसका क्या इम्पैक्ट एक्चुअली होगा वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि टाइप से आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट है और वो एक्चुअली पुट आउट कर रहे हैं एक नया प्रोडक्ट लाइन। बिल्कुल, तो जोमेटो ने नगेट लॉन्च किया। इसी के साथ नतीजों के दम पर एबीबी वेदांता, जहां पर क्रेडिटर्स की बैठक होगी डीमर्जर प्लान अप्रूव करने के लिए। इसके अलावा भारतीय एयरटेल ब्लॉक डील के दम पर कई सारे स्टॉक्स जो आज न्यूज़ बेस्ड के दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी निकल कर आई है। रविंदर पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। सीमेंट, ऑटो, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे कंपनीज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मारुति सुजुकी से, जहां पर सिटी ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 13,700 से बढ़ाकर 14,500 पर रखा है। और सिटी ने मारुति सुजुकी को इंडिया के ऑटो स्पेस में जो है टॉप पिक पर रखा है और उन्होंने FY25 से 27 का जो अर्निंग एस्टिमेट है वो 5 से 7% पर बढ़ाया है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है यूनाइटेड स्पिरिट, जहां पर सिटी ने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 1650 का रखा है, जहां पे उनका कहना है कि जो आंध्र प्रदेश का जो मार्केट है वो कंपनी का जो ग्रोथ वो हेल्प कर सकता है कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स के लिए अगले 3 क्वार्टर में। और जो उत्तर प्रदेश की नई एक्साइज पॉलिसी है उससे कंपनी पे लेस इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो बिजनेस एक्सपोजर है उत्तर प्रदेश में वो लेस है। और जो प्रीमियम सेगमेंट है वो और कुछ जो है क्वार्टर ले सकता है अपना हिस्टोरिकल मोमेंटम रीगेन करने में। आखिर में बात करेंगे पर्सिस्टेंट सिस्टम की, जहां पर जेपी मॉर्गन ने मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 7,200 का रखा है, जहां पे उन्होंने कहा है कि पर्सिस्टेंट सिस्टम में रिसेंट में जो डिप देखने को मिला है उसमें वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और उन्होंने इस डिप पर बाय करने की जो है राय दी है, जो और ये 30% का जो है पोटेंशियल अपसाइड देखते हैं करंट मार्केट प्राइस से। और उन्होंने जो है FY25 और 27 से जो रेवेन्यू और पैट CAGR है वो 21% और 9% से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो सीमेंट सेक्टर पर रिपोर्ट आई है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग और 1650 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश, शुक्रिया और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करेंगे, फिर एक बार यहाँ पर तेजी दिखी है। $2,900 पर आउंस के आसपास सोना कारोबार करता हुआ। सोने और चांदी पर आपकी क्या रणनीति होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, कल US हॉलीडे था और हमने प्राइजेस को एक म्यूटेड मूव कराता हुआ देखा। अभी ऐसा लग रहा है कि प्राइजेस एक टेरिटरी में ही घूमेंगे और यहाँ पे बोथ साइड के मूवमेंट्स फॉर शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिलने चाहिए। सोना स्पेसिफिक बात करें तो हमने 2945 के आसपास कॉमेक्स स्पॉट के अंदर एक हाई बनता हुआ देखा और वहां से सोने ने एक डीप करेक्शन लिया विच इज अराउंड 2870 के आसपास। तो मुझे लगता है कि एक ब्रॉडर रेंज ये यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। और ये जो दायरा है वो MCX में 84,000 से लेकर 86,000 की रेंज में देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि अगर कोई करेक्शन आता है यहाँ पर तो आप डिप पे बाय कर सकते हैं। मीनवाइल आप इसके अंदर ट्रेड अवॉइड करें, अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं। अराउंड 84,100 के आसपास आता है तो आप बाइंग यहाँ पे बना सकते हैं। वहीं 86,000 के आसपास आता है तो वहाँ पर कोई बाइंग है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो रेंज बाउंड टेरिटरी में लग रहा है गोल्ड। वहीं सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा ऊपरी लेवल से प्रेशर देखने को मिलना चाहिए और ट्रेडिंग स्पेसिफिक काम के लिए 96,300 से 400 की रेंज में एक बार सिल्वर को बेच के काम कर सकते हैं। 96,825 का इसमें एसएल प्लेस करें। ग्रेजुअली लगता है कि 1-2 सत्र में भाव हमको 94,000 तक देखने को मिल सकते हैं। जी, नजरिया सोने और चांदी पर। लेकिन इस बीच कच्चे तेल की बात करें तो $75 पर बैरल के आसपास ग्लोबल मार्केट में फिसलता हुआ। ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं, अमेरिका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। इसी के साथ पीस टॉक्स चल रहे हैं जिसके चलते सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो कौन से लेवल्स पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, कल हल्का से एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ एक पाइपलाइन के अंदर, जिसके कारण हमने ऑफ मार्केट US मार्केट बंद होने के बाद भी एक यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवरी देखा प्राइजेस के अंदर। बट मुझे लगता है कि MCX में 6235 एक इम्पोर्टेंट बैरियर है, जिसके ऊपर चलने पे ही क्रूड के अंदर हम फर्दर पुल बैक्स देखेंगे। अंटिल यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि लाइक क्रूड में भी आप सेल करके काम करें। इसको आप 6585 के नीचे
सॉरी 6185 के नीचे जाते हैं प्राइजेस, तो यहाँ पर 6235 का स्टॉप लॉस प्लेस करके सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि भाव 5980 से लेकर 5740 तक भी देखने को मिल सकते हैं। मींस ओवरऑल जब तक 6235 के नीचे बाजार यहाँ पे बंद है तो यहाँ पर सेल ऑन राइज करना चाहिए। वहीं नेचुरल गैस में भी आप एक बार बिकवाली का ही ट्रेड ले सकते हैं। 314 से 16 के रेंज में आता है तो आप यहाँ पे सेल करके काम करें। 318 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली इसके भाव भी मुझे 300-301 के अराउंड आते लगते हैं। ठीक है, तो कच्चे तेल पर बिकवाली की राय दी है, लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनेगा? स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। कॉपर का जो स्ट्रक्चर है रेस्ट ऑफ ऑल मेटल्स मुझे लगता है कि काफी प्रॉमिसिंग है और हम यहाँ नीचे से करेक्शंस पे वापस से पुल बैक देखेंगे और मुझे लगता है कि नियर लाइफ टाइम हाई के आसपास एमसीएक्स में भाव आने वाले सत्रों में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है कि छोटे रिस्क से यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं। 863-64 के रेंज में आता है कॉपर, तो आप बाय करें। 860 के अराउंड यहाँ पे एसएल प्लेस करें। ग्रेजुअली 880-81 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं जिंक में भी आप 267 के अराउंड बाय कर सकते हैं। 265.75 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली इसमें भी भाव 272 से लेकर 277 तक की रेंज में मुझे लगता है। कॉपर पर खरीदारी की राय और इसी के साथ जिंक पर भी खरीदारी की राय दी है इंडस्ट्रियल मेटल सेगमेंट से। अखिलेश जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। गिफ्ट निफ्टी से हल्की सी कमजोरी के संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक।